खैर, चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम खौफ और रहस्य से बुनी एक ऐसी कहानी के पीछे का मनोविज्ञान समझने वाले हैं जो इंसान के सबसे गहरे डरों को सामने लाती है। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली टैक्सी यात्रा के जरिए एक ऐसा जाल बुना गया जहां अपराधबोध और कुछ बेहद ही खौफनाक अलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं। ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्मों के उस चक्र को दर्शाती है जिससे भाग पाना लिटरली नामुमकिन है। तो चलिए इस कहानी के तनाव और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत को परत दर परत खोलते हैं। अब सोचिए, क्या अतीत में किए गए पाप सच में कभी मिट सकते हैं? क्या वक्त की धूल उन गलतियों को छुपा सकती है जिनसे भागकर इंसान ये सोच लेता है कि वो बच गया? ये सवाल इस पूरी कहानी की रीढ़ है। ये महज किसी भूतिया कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि नैतिक स्तर पर यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कोई अपने ही कर्मों से कितनी दूर भाग सकता है। ये सवाल उस आने वाले तूफान की एक खामोश चेतावनी है जो इस कहानी के मुख्य पात्र अरुण की जिंदगी में तबाही मचाने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भयानक रात से। जरा इस समय की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 1:40 हो रहे हैं। एक पूरा शहर तेज बारिश में डूबा हुआ है, सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर जमे पानी में कांप रही है। ये सिर्फ एक मौसम का हाल नहीं है, बल्कि ये सेंसरी आइसोलेशन यानी संवेदी अलगाव का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इस डरावने माहौल में अरुण अपनी पुरानी टैक्सी में बिल्कुल अकेला है, और यही अकेलापन उस बेचैनी की पहली सीढ़ी बनता है जो आगे चलकर पूरी तरह से दहशत में बदलने वाली है। और तभी सड़क के किनारे एक रहस्यमयी सवारी दिखाई देती है। उसका हुलिया ही इतना अजीब है कि कोई भी परेशान हो जाए। एक लंबा काले रंग का रेनकोट, हुड के अंदर पूरी तरह से छिपा हुआ चेहरा और बिना हिले डुले बिल्कुल बुत बनकर खड़ी हुई वो आकृति। इतनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन वो किसी आम इंसान की तरह बारिश से बचने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही। ये जानबूझकर गढ़ी गई विसंगतियां हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों को देखकर तुरंत खतरे का सिग्नल देता है जो स्वाभाविक नहीं लगती। ये दृश्य तुरंत ही एक अजीब सी एंग्जाइटी पैदा कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि तनाव कैसे बढ़ता है जब वो रहस्यमयी सवारी टैक्सी के अंदर आती है। लेखक ने यहाँ नामुमकिन भौतिक विरोधाभासों का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया है। जब औरत बाहर खड़ी थी और तेज बारिश हो रही थी, तब उसके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी के अंदर बैठती है तो अरुण देखता है कि उसके हाथों से सीट पर पानी टपक रहा है। ये कैसे संभव है? और साथ ही दरवाजा बंद होते ही टैक्सी के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड का फैल जाना। ये सारी बातें असलियत के नियमों को तोड़ती हैं और तनाव को एकदम चरम पर ले जाती हैं। ये साफ इशारा है कि ये सवारी इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं है। और अब यहाँ आता है एक बहुत ही जबरदस्त और नाटकीय ठहराव। अरुण जब पीछे मुड़कर देखता है तो औरत वहीं बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने रियरव्यू मिरर में देखता है, पीछे की सीट बिल्कुल खाली दिखाई देती है। उसकी कोई भी परछाई मिरर में है ही नहीं। बस यहीं पर अलौकिक हॉरर पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। अरुण का तार्किक दिमाग हार मान लेता है और उसे समझ आ जाता है कि वो किसी इंसान के साथ सफर नहीं कर रहा है। तभी एक बहुत ही धीमी और खौफनाक आवाज गूंजती है, तुम पहले भी मुझे यहाँ छोड़ चुके हो। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। इसने इस कहानी को एक आम भूतों की कहानी से निकालकर एक गहरे व्यक्तिगत हिसाब किताब में बदल दिया है। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है जो इत्तेफाक से अरुण की टैक्सी में आ गई है। ये एक चुनी हुई सजा है। ये वाक्य अरुण के अतीत के उन पन्नों को फाड़ कर रख देता है जिन्हें वो हमेशा के लिए दफन कर चुका था। यहीं से कहानी में धीमापन आता है और एक 3 साल पुराना काला सच सामने आता है। टैक्सी अपनी मंजिल यानी वीरान और सुनसान पुरानी मिल रोड की तरफ बढ़ रही है। बिजली चमकती है और कुछ सेकंड्स के लिए खंडहर दीवारें दिखती हैं। माहौल में तनाव इतना ज्यादा है कि सांसें थम जाएं। औरत दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, लेकिन जाने से पहले वो पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाती है। आखिर वो औरत थी कौन? ये सवाल कहानी की सबसे खौफनाक सच से सामना करने के लिए एकदम तैयार कर देता है। ये हिस्सा बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे संवेदी खौफ अतीत की यादों को ट्रिगर करता है। जब अरुण उस औरत का चेहरा देखता है तो उसका खून जम जाता है। चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ और आंखें एकदम सफ़ेद। घबराकर वो जैसे ही टैक्सी पीछे करता है तो सड़क किनारे एक जंग लगा चेतावनी बोर्ड दिखता है, जिसपे लिखा है कि 3 साल पहले यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हुई थी और तस्वीर उसी रेनकोट वाली औरत की है।
इसी के साथ दबी हुई यादों का एक फ्लैश सामने आता है। बारिश की रात, तेज ब्रेक, एक चीख और भागती हुई टैक्सी। ये अरुण के मानसिक पतन का एक बहुत ही शानदार चित्रण है। यहाँ आकर ये कर्मों का चक्र, जिसे कार्मिक लूप कहते हैं, पूरी तरह से साफ हो जाता है। 3 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही बारिश वाली रात में अरुण ने अपनी टैक्सी से इसी औरत को टक्कर मारी थी। वो उसे तड़पने के लिए सड़क पर छोड़कर भाग गया था, और आज रात 1:40 बजे उसी औरत ने वापस उसी टैक्सी में कदम रखा है। और ये चक्र सुबह होने तक एक भयानक दुर्घटना के साथ पूरा होने वाला है। ये साबित करता है कि अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। और तभी पिछली सीट से फिर आवाज आती है। अरुण मुड़ता है और देखता है कि वो औरत फिर से अंदर बैठी है। वो कहती है, तुम मुझे सड़क पर छोड़कर भाग गए थे, अब मेरी बारी है तुम्हें रास्ता दिखाने की। ये बदले की चरम सीमा है। यहाँ भूत खुद टैक्सी का स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में ले लेती है। अरुण ब्रेक दबाता है पर कुछ नहीं होता। जिस टैक्सी के सहारे अरुण अपने पाप से भागा था, आज वही टैक्सी उसके कर्मों की सजा देने का हथियार बन चुकी है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कर्मों का भयानक हिसाब। अगली सुबह का नज़ारा बेहद ही रहस्यमयी और खौफनाक है। पुलिस को उस टूटे हुए पुल के नीचे वो टैक्सी मिलती है। अरुण की लाश अंदर है और उसके चेहरे पर मौत का ऐसा खौफ जमा हुआ है जो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है वो है पीछे छूटा हुआ भौतिक सबूत। टैक्सी की पिछली सीट पूरी तरह से पानी से भीगी हुई है। ये इस बात का सबूत है कि रात में जो भी हुआ वो अरुण के दिमाग का कोई वहम नहीं था, वो आत्मा सच में वहां मौजूद थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को धुंधली खिड़की पर उंगली से लिखा एक संदेश मिलता है, अब हिसाब बराबर हुआ। ये लाइन इस कहानी के मुख्य नैतिक संदेश पर मोहर लगा देती है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, लेकिन अपने अपराध बोध और कर्मों के दंड से वो कभी नहीं बच सकता। न्याय भले ही देर से हो, लेकिन वो होकर रहता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम वाकई में अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर खुद हैं, या फिर हम महज एक यात्री हैं जिन्हें हमारे अतीत के कर्मों के भूत अपने हिसाब से चला रहे हैं? अरुण को लगा था कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है, लेकिन असलियत में उसे उसका अतीत चला रहा था। ये विचार सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आज के काम कल हमारे लिए कैसा रास्ता तैयार करेंगे। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।